हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम हिस्टोरियोग्राफी से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, इन सभी से हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, वो सब क्वेश्चंस मैं आज की वीडियो में आप सभी को करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम कुछ टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, जामिया, इवन अगर आप यूजीसी नेट की भी तैयारी करोगे या कर रहे हो तो हिस्टोरियोग्राफी से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आप सभी को ये था कि मैम हिस्टोरियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कहाँ से करें, कैसे करें, तो आप सभी के लिए वीडियो में लेकर के आई हूँ जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, तो ये आज की वीडियो पार्ट 1 होगी। बाकी के जो भी क्वेश्चन रहेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते रहेंगे। तो आपको मेरे साथ बने रहना है, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। रात के 9:30 बजे हमारे चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिलेगी और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपडेट पाने के लिए चैनल पे बने रहो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से एक बार लाइक शेयर कर दो, क्योंकि आप लोगों के जितने भी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से आते हैं उस पर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप सभी के लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँ। तो आज की वीडियो में बहुत लेकर के आई हूँ, आप सभी की रिक्वेस्ट थी और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप सभी को इसी टॉपिक में आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो को। बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है आज की और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको डिटेल में बताने भी वाली हूँ। तो जो भी स्टूडेंट नया है, जिसको हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं है, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हिस्टोरियोग्राफी से किस तरीके से आपके एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इवनली आपके यूजीसी नेट या यूपीएससी में किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को पता होगा, लेकिन हमारी स्टार्टिंग ही यहीं से होती है, इसलिए मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही रखा है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है क्रोचे को, सेकंड ऑप्शन है आपका थ्यूडिडाइस को, थर्ड है आपका हीगेल को एंड फोर्थ वन इज हेरोडोटस। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये आप सब के लिए एक प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट भी है। आप सभी को अच्छा रिस्पांस देना है क्योंकि अभी ये प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। आगे मैं बहुत जल्द ही आपका मॉक टेस्ट चलाने वाली हूँ चैनल पर, उसके लिए चैनल पे बने रहो और आपको भी प्रैक्टिस करनी है। और मेरे जवाब देने से पहले आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। आप सभी को पता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि आप सभी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। तो ये बेसिक चीज़ थी जो आप सभी को पता है कि इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री जो है आपके हेरोडोटस को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगर मैं बात करूँ कि ये पहला क्वेश्चन मैंने क्यों रखा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। तो आप सभी को बता दूँ आप कि यही फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता हैं। इन्होंने अपनी सबसे पहली बुक लिखी थी जिसका नाम था आपका हिस्टोरिका। ये आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है? और ये आपके एक ग्रीक फिलोसोफर है, ये भी आप सभी को पता है और यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये सबसे पहले यही थे जिन्होंने बुक में आपको हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में बताया था। अगर मैं इनकी बुक की बात करूँ हिस्टोरिका की, तो इनकी बुक में इन्होंने जो चीज़ बताई थी वो बताई है जो आपकी ग्रीक और पर्शियन के बीच में जो वॉर हुई थी, यानी आपके जो यूनानी और आप जो पर्शियन के बीच में यानी पारस के बीच में जो वॉर हुआ था, उसके बारे में इन्होंने अपने बुक हिस्टोरिका के अंदर ये बात बताई हुई थी कि इन दोनों के बीच में वॉर हुआ था। वर्ल्ड हिस्ट्री का रिलेटेड भी, क्योंकि आप सभी जानते हो यही कुछ इतिहासकार है जिनके थ्रू हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं और आपको ये सोर्सेज देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे पहले व्यक्ति थे, सबसे पहले इंसान थे जिनके थ्रू हमें ये बातें पता चलती हैं। तो ये इसीलिए मैंने पहला क्वेश्चन रखा। लेकिन ये क्वेश्चन ख़त्म यहीं पे ही नहीं होता, इनसे रिलेटेड मैं आपको बातें जो और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कराने वाली हूँ। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं, तो बने रहना। और जो भी चीज़ें आपको बता रही हूँ नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो। हिस्टोरियोग्राफी का ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आप सभी के लिए। आप लोग यहाँ देख सकते हो, हेरोडोटस को आपके फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पिता कहा जाता है क्योंकि ये पहले इतिहासकार हैं, फर्स्ट हिस्टोरियन है टू कलेक्ट एंड सिस्टमेटिकली
डॉक्यूमेंट इवेंट एंड क्रिएट एन अकाउंट। तो ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने दस्तावेज बनाने और खाता बनाने वाले पहले इतिहासकार थे। ठीक है, तो इसी वजह से हमने सबसे पहले इसी को करा। आई नो आप सभी को इसका आंसर पता था, लेकिन हमें कुछ और भी चीज़ें जाननी है जो आप सभी को पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि हेरोडोटस ने अपनी बुक द स्टोरी का या स्टोरीज लिखी थी, जिसके अंदर इन्होंने अपनी बातें क्या बताई थी कि ग्रीक और पर्शियन के बीच में जो वॉर हुआ है उस चीज़ के बारे में इन्होंने इस बुक में मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो ये ग्रीक हिस्टोरियंस है। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि हेरोडोटस आपके कौन से इतिहासकार है, कहाँ के इतिहासकार, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखना वो एक ग्रीक यानी कि यूनानी इतिहासकार है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वो है आपका हालिकर्नासस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो हालिकर्नासस में उनका जन्म हुआ था इन द पर्शियन एम्पायर। ठीक है, ये एक यूनानी इतिहासकार थे, लेकिन इनका जन्म पारसी साम्राज्य के हालिकर्नासस में हुआ था, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा कि फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास का जनक या आधुनिक इतिहास के पिता जो है वो किसे कहा जाता है। तो याद रखना वो बोला जाता है आपके थ्यूथिस को। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका इसी से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो राइट आंसर आपका क्या होगा, थ्यूसिडाइड्स। तो और ये कौन थे, ये हेरोडोटस के कंटेम्प्ररी थे। ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फादर ऑफ हिस्ट्री अगर आपके एग्जाम में तो हेरोडोटस राइट आंसर है, और फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री है तो थुसिडिडस वो है इसके इतिहास आधुनिक भारत के आपके जनक। क्लियर हो गया। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। वीडियो को एंड तक बने रहो, और जो भी चीज़ें आप लोग सीख रहे हो, मैं तो कहूँ आप सारे क्वेश्चंस के नोट्स अच्छे से बनाओ, क्योंकि मैं आप सभी को डिटेल में ये वीडियो आपको सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। आप चाहे नए स्टूडेंट हो, चाहे आपने ये हिस्टोरियोग्राफी का चैप्टर पढ़ रखा हो या कुछ भी हो, अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये सोचकर मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि उनको बेसिक से ये चीज़ें कराएं तो उन्हें ईजी रहे, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आप सभी का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, इतिहास कोई विषय नहीं है बल्कि एक घर है जिसमें सभी विषय रहते हैं। ये कथन, ये स्टेटमेंट किसने कहा था। हिस्ट्री इज नॉट अ सब्जेक्ट एट ऑल बट अ हाउस इन विच ऑल सब्जेक्ट्स ड्वेल्स। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट, ये कथन किसके द्वारा बोला गया है। आपके ऑप्शन है सीली के द्वारा, E.H. कार के द्वारा, ट्रेवेलियन के द्वारा या फिर रैंके के द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ ये कथन। आप सभी को पता है स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यूजीसी नेट अगर आप करोगे या आगे करने वाले हो या अभी भी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर के अलावा इस तरीके से भी आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो याद रखो, अगर आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि हिस्ट्री इज नॉट सब्जेक्ट एट ऑल बट अ हाउस इन विच ऑल सब्जेक्ट ड्वेल, इतिहास कोई विषय नहीं है बल्कि एक घर है जिसमें सब विषय रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपके बोलते ट्रेवेलियन ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसके बारे में देखते तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हो कि डॉक्टर ट्रेवेलियन क्या कहते हैं, हिस्ट्री इज नॉट अ सब्जेक्ट एट ऑल बट अ हाउस इन विच ऑल सब्जेक्ट ड्वेल। तो ये मैंने अभी आपको बताया, और ये ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, ये अदर्स एग्जाम में भी पूछे गए क्वेश्चंस है। जो स्टोरियोग्राफी का मैं आप सबको ये दिखा रही हूँ, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टोरियोग्राफी का ये टॉपिक आपका यहाँ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। 100 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी खासी हो ही जाएगी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सब देख सकते हो, यूनान रोमन चक्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है। ग्रीक रोमन साइक्लिक थ्योरी इज रिलेटेड टू, आपके ऑप्शन है लेविस स्ट्रॉटस, हीरोसाइड, रैंके या फिर थीथस लिवी। रोमन और ग्रीक की एक साइकिल थ्योरी है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है और आपसे पूछा है ये किससे रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थैलस लिवी से।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आप सभी का ऑप्शन नंबर डी। अगर आपके एग्जाम में आ जाए यूनान और रोमन चक्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है, तो राइट आंसर है टाइटस लिवी। टाइटस लिवी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, चाहे आप DU का एग्जाम देख लो, BHU का देख लो या अदर एंट्रेंस या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी देख लो। ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है और मैं आपको पहले की वीडियोस में क्वेश्चंस भी करा चुकी हूँ। आपको बताना है तारीख फिरोज शाही जो है इसके लेखक कौन है, अबुल फजल बदायूनी, जियाउद्दीन बर्नी या फिर खाकी खान। तो जल्दी से बताओ, अबुल फजल बदायूनी या फिर जियाउद्दीन बर्नी या खाकी खान। ये बहुत ही इजी है और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है आपके एग्जाम में। तो अगर हम बात करें तारीख फिरोज शाही के जो लेखक हैं वो थे आपके जियाउद्दीन बर्नी। क्लियर हो गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, इससे पहले भी मैं आपको कई बार बहुत सी वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ। तो तारीख फिरोज शाही भारत के सल्तनत काल के दौरान निर्मित भारत भारतीय इतिहासकार का बेहतरीन नमूना है। तो याद रखना, जो आपके तारीख फिरोज शाही है ये आपके इंडो पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये दिल्ली सल्तनत के दौरान पर ये लिखी गई थी। ये लिखने वाले का नाम जो लेखक है वो लिखा था आपके जियाउद्दीन बर्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही जो बुक लिखी है वो किसके पीरियड में, किसके शासन के समय पे लिखी थी, तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक जब दिल्ली सल्तनत का रूलर था उस दौरान जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही की ये बुक लिखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जो कि आपका कंप्लीट कब होता, 1357 ई में। ठीक है, 1357 CE में ये बुक कंप्लीट की गई थी एंड ये डेडिकेट किया गया था आपके मोनार्क को। मतलब ये डेडिकेट किया था आपके वहाँ के जो सम्राट है यानी कि फिरोज शाह तुगलक, उससे रिलेटेड बातें जियाउद्दीन बर्नी ने आपके तारीख फिरोज शाही के अंदर बताई हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी पूछा जा सकता है कि ये बुक किसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। आशा करती हूँ आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप सभी को क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँ और ये चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि अगर क्वेश्चंस के आंसर बता के आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको याद नहीं होंगी और वीडियो के एंड के बाद आप इस वीडियो को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देखो और इन सब का नोट्स बना लो, आपके आगे आने वाले कई एग्जाम में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मार्क्सवादी इतिहासकारों का संबंध प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन से है। द मार्क्स हिस्टोरियल लिंक विद एंशियंट इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। तो आपको बताना है इसमें जो मार्क्सवादी इतिहासकार है उनका एंशियंट इंडियन हिस्टोग्राफी में इसमें कौन कौन लिंक करता है। आपके ऑप्शन DD कोसाम्बी, रोमिला थापड़, RS शर्मा या फिर ये सभी। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसमें से कौन सा वो मार्क्सवादी इतिहासकार है जिसका यहाँ पे लिंक है, जिसका संबंध है आपके प्राचीन भारत इतिहास लेखन के साथ। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें आपके DD कोसाम्बी, रोमिला थापड़, RS शर्मा ये सभी आपके मार्क्सवादी इतिहासकार थे। ठीक है, इसके अलावा जो एक और आपके कार्ल मार्क्स हैं ये भी आपके मार्क्स हिस्टोरियन थे। अगर आपके ऑप्शंस में ये भी आएगा तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर D। ये सभी क्या हैं, DD कोसाम्बी, रोमिला थापड़, RS शर्मा ये सभी आपके एंशियंट इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी आपके एग्जाम में आएगा। ये यहाँ पर अलग अलग चीज़ें याद कर लो। अगर आपसे फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के जनक पूछा जाए, आधुनिक इतिहास का जनक पूछे तो बिशप विलियम स्टब है। बिशप विलियम स्टब जो कि
आधुनिक भारत के या आधुनिक इतिहास के जनक हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, तो आपको इंडियन हिस्टोरियोग्राफी का जनक पूछा जाए तो वो थे आपके मजिस्थिनीज, और आप सभी को पता है उन्होंने बुक जो लिखी थी वो थी इंडिका। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि फादर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनक भी आपको पता होना चाहिए। आप सभी को फादर ऑफ हिस्ट्री तो पता है, बट उसके अलावा जो फादर्स पूछे जाते हैं तो वो आप सभी नहीं कर पाते, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ो और समझो भी, क्योंकि हमारा टॉपिक हिस्टोरियोग्राफी है। तो हमारी कोशिश है कि हम जितने क्वेश्चंस को कवर कर सकें या जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आप इस वीडियो में कर पाओ। फादर ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी देख लिया, मजिस्थिनीज इंडिका। आपको पता है कि मजिस्थिनीज इंडिका इस बुक के अंदर इसने क्या बताया था, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इस बुक से हमें पता चलता है। आज जो आप मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यानी मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हो, ये चीज़ आपको मजिस्थिनीज की बुक जो है इंडिका, इससे आप सभी को ये बात पता चलती है। क्लियर हो गया? और आप सभी को पता है कि मजिस्थिनी ये क्या है, ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय पर। ठीक है, ग्रीक एम्बेसडर थे, वो भी आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय पर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये था आपका फादर ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो राइट आंसर आपका था मजिस्थिनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्क्सवादी का हिस्टोरियोग्राफी किसने लिखी थी? अभी मैंने आपसे पूछा मार्क्सिज्म इतिहासकार कौन कौन है, लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है वो कौन किसने लिखी थी? तो याद रखना कार्ल मार्क्स ने लिखी थी और फ्रेडरिच एंजल्स ने लिखी थी। ये दो इम्पॉर्टेंट नेम है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है, तो इसलिए एक ही स्लाइड में मैंने ये तीनों क्वेश्चन रख दिए। या एमसीक्यू बेस्ड नहीं था ये एक आपको, तो आप इसे नोट डाउन ज़रूर करना, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्लास के बाद आप इसको ज़रूर देखना, इसका टेलीग्राम पे मैं ऐसे सेंड कर दूंगी। तो ये सारी चीज़ें आप सब नोट डाउन ज़रूर करना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ साइलेंट स्प्रिंग? आपको बताना है कि साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे। आपके ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, राहेल कार्लसन, जॉन मूर या जेसी कुमारप्पा। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं आशा करती हूँ कि अभी तक सारे क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे हो। आप मेरी वीडियो रात के 9:30 बजे लाइव देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो बाद में देखते हैं मेरी वीडियो 1 दिन बाद 2 दिन बाद या ऑफलाइन जब भी आप सभी देखो, तो मैं आप सभी से यही चाहूँगी कि आप सभी इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके ज़रूर बताओ। आपके आंसर बेशक गलत होंगे, कोई बात नहीं, ये गलती यही होगी, लेकिन आपके एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। उसके लिए ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। और आज का टॉपिक तो बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सबको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो साइलेंट स्प्रिंग अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि साइलेंट स्प्रिंग का लेखक कौन था, तो वो थे आपके राहेल कार्लसन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो राहेल कार्लसन है जिन्होंने साइट स्प्रिंग लिखा था, साइलेंट स्प्रिंग लिखा था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे तो आप इसके बारे में भी देख सकते हो कि साइलेंट स्प्रिंग जो बुक लिखने वाले वो कौन थे, राहेल कार्लसन थे। इनकी जो बुक पब्लिश हुई थी वो 1962 में हुई थी। आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है। और ये बुक आपकी एक एनवायरमेंटल साइंस की है, ये आपकी पर्यावरण विज्ञान पर ये एक किताब है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल साइंस पे ये बुक है जो कि पब्लिश हुई थी 1962 पे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, इनमें से कौन सा इतिहासकार मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो अभी हमने देख लिए थे कि मार्क्सवादी आपके जो कौन कौन से इतिहासकार हैं, बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियंस डज नॉट बिलोंग टू द मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट? आपको क्या बताना है कि मार्क्सवादी विचारधारा से कौन संबंधित नहीं है, कौन सा इतिहासकार संबंधित या रिलेटेड नहीं है। आपके ऑप्शंस है डी कोसाम्बी, रुमिला थापड़, आर.एस. शर्मा और आर.सी. मंजुमदार। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभी हमने इससे रिलेटेड ऊपर एक क्वेश्चन किया था
जहाँ पे आपसे पूछा गया था कि मार्क्सवादी इतिहासकार कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे आपको भी मैंने बताया डी कोसाम्बी भी आपके मार्क्सवादी हैं, रुमिला थापड़ भी आपके मार्क्सवादी हैं, RS शर्मा भी आपके मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, लेकिन RC मनसूबदार जो हैं ये आपके मार्क्सवादी नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे यहाँ क्वेश्चन में नॉट पूछा है कि कौन सा इतिहासकार यहाँ पर मार्क्सवादी नहीं है, जिसकी विचारधारा मार्क्सवादी से नहीं मिलते हैं, तो वो थे RC मनसूबदार। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को समझोगे तो याद हो जाएगा आपको। आपसे क्वेश्चन कैसा भी पूछे, घुमा कर पूछे या कैसे भी, तो भी आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी अगर आप लोगों ने चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत आसान है, लेकिन यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। ये इसका क्वेश्चन तो आप सभी करेक्ट बताने वाले हो, आशा तो यही है मुझे आप सभी से। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, इनमें से किसने उत्तर पश्चिम उपमहाद्वीप के मध्यकालीन पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहासकार रास्तरंगिणी को लिखा था? Who among the following have written the medieval legendary and historical chronicle of the northwest subcontinent रास्तरंगिणी? आपके ऑप्शंस हैं मजस्तनीस, कलहन, एल्ब्रूनी या फिर हेरोडोटस। तो कौन सा इतिहासकार है जिसने रास्तरंगिणी लिखी थी? तो ये आप सभी को पता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो रास्तरंगिणी ये जो किताब लिखी गई है, ये लिखी गई थी आपके कलहन के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। एक तो यही क्वेश्चन बनेगा कि रास्तरंगिणी की जो बुक है ये किसके द्वारा? कलहन के द्वारा लिखी गई थी। दूसरी चीज ये आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, कि कौन सी जगह के बारे में इसमें बताया गया। तो ये आप सभी को पता है, नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट के आपके कश्मीर के बारे में इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी जाएगा। तो ये चीज़ भी आप सभी को पता होना चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। मैंने यहाँ पे देखो मैप भी लगाया हुआ है, ये रहा आपका पूरा कश्मीर वाला हिस्सा, आप सभी ने देखा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। तो कलहन पहला इतिहासकार है भारत का, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ इंडिया। अगर आपसे क्या पूछे, पहला इतिहासकार भारत का कौन है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? कलहन, ठीक है। तो यहाँ पे कलहन है, जिन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने इतिहास दर्ज करने के लिए के उद्देश्य से उन्होंने क्या चाहा कि उन्हें इतिहास दर्ज करना था। उन्होंने कश्मीर का इतिहास लिखने का फैसला किया था। ही डिसाइडेड टू राइट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री। तो वो रिकॉर्ड बनाना चाहते थे अपना हिस्ट्री में, इसीलिए उन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखने के बारे में डिसाइड करा था, सोचा था। और इसीलिए उन्होंने रास्तरंगिणी की ये बुक लिखी थी, जिसके अंदर उन्हें आज तक भारत में सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में से एक माना जाता है। तो ये पहले इतिहासकार हैं भारत के, कलहन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ भी याद रखना है। यहाँ पे कंफ्यूजन आप सभी को हो सकती है। हेरोडोटस पहले हिस्टोरियन है, ठीक है, लेकिन वो ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है। लेकिन भारत का पहला इतिहासकार आपसे पूछेगा तो राइट आंसर आपका कौन होगा? कलहन। यहाँ पे आप मैप भी देख सकते हो, मैं जूम करके आप सभी को दिखा दूं तो ये रहा आपका पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला हिस्सा जो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर ये रहा आपका हिस्सा जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर आपका चाइना है, ये पूरा नॉर्दर्न एरिया है जो आपके इस मैप में देख सकते हो। यहाँ पे रहा आपका पाकिस्तान और ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जम्मू का देखो ये रहा हिस्सा। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये पूरा रेड वाला जो हिस्सा आप देख ही रहे हो, जो ये पूरा, यही आपका कश्मीर यानी कि नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है, जिसके बारे में यहाँ पर आप सभी देख रहे हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया, चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई? तो जल्दी से कमेंट करके यस बताओ। और अभी तक कितने क्वेश्चन के राइट आंसर आप सभी ने करेक्ट दिए हैं, ये चीज़ भी आपको करनी चाहिए। और अगर आप लोग इस साल नहीं एग्ज़ाम दे रहे, नेक्स्ट ईयर आप एंट्रेंस देने वाले हो, तो इस सबको क्वेश्चंस के साथ, एक्सप्लेन के साथ इसको नोट डाउन जरूर करो, ताकि ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर पाओ। अभी और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इससे रिलेटेड वो भी पढ़ लेते हैं।
यहाँ पर आप देखो नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी मीडियम में भी हम सब देखेंगे। रास्तरंगिनी जो बुक लिखी गई थी नॉर्थ वेस्ट इंडियन के सब कॉन्टिनेंट के हिस्से में, ये मैंने अभी आपको बताया कल्हण के द्वारा लिखा गया। कल्हण अगर आपसे पूछे तो एक कश्मीरी ऑथर है, ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बिलोंग करते थे आपके कश्मीर से, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया कि ये कश्मीरी रूलर है और ये अपना इतिहास में हिस्ट्री में रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, जिस पर्पस से इन्होंने कश्मीर का इतिहास लिखना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपसे पूछा जाएगा, इन्होंने लिखना जो शुरू किया था स्टूडेंट वो था 1148 में, ठीक है। 1148 एडी या सीई में इन्होंने इस बुक को लिखना शुरू किया था, लेकिन इस बुक को कंप्लीट कब किया है? 1149 में। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कल्हण ने जो रास्तरंगिनी की बुक लिखी है वो कब कंप्लीट हुई थी, तो राइट आंसर 1149 होगा। और अगर उन्होंने कब लिखी थी तो 1148 में, जो शुरुआत की थी उन्होंने बुक लिखनी 1148 करेक्ट होगा। और कंप्लीट कब हुई थी तो आपका राइट आंसर 1149 होगा। एग्जाम में यहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, आप इस क्वेश्चन में फंस सकते हो। आपने बेशक इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा लेकिन गलतियाँ यहीं पर होती हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखते हुए जाना। रास्तरंगिनी आपको पता है इसको क्या रिवर ऑफ किंग ये बोला जाता है, जो कि आपके संस्कृत लैंग्वेज में यानी संस्कृत भाषा में ये बुक लिखी जाती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके अंदर आपके कश्मीर के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कल्हण बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू अंडरटेक दिस एक्टिविटी टू रिकॉर्डिंग हिस्ट्री। आपके कल्हण के बाद आपके एल्ब्रूनी, मजिस्थनीज, हेरोडोटस ये सारे ऑथर्स आते हैं, बट डिड नॉट राइट एज अ हिस्टोरियन। तो इन्होंने एज अ इतिहासकार इन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी थी। नेक्स्ट स्लाइड पे हिंदी मीडियम पर स्टूडेंट आप सभी इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखना है। 1148 में इन्होंने शुरुआत की थी बुक को लिखना, 1149 में इन्होंने कंप्लीट किया था। रास्तरंगिनी का मतलब ही राजाओं की नदियां हैं, जो कि संस्कृत भाषा में ये लिखी गई थी। इसमें कश्मीर के शासक की किंवदंतियों की बातें बताई जाती हैं और रिकॉर्ड कर दी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। कल्हण पहला व्यक्ति था जिन्होंने इतिहास दर्ज किया था। बाकी आपके एल्ब्रूनी, मजिस्थनीज और हेरोडोटस ये भी एक फेमस लेखक थे, एक प्रमुख लेखक माने जाते हैं, लेकिन ये इतिहासकार के रूप में इन्होंने नहीं लिखा था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। आशा करती हूँ अब इस टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन आएगा ये सारी चीज़ें आप कर लोगे। अगर मैं बात करूँ आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, एक तो आपको इसके टाइम पीरियड याद रखना है। नेक्स्ट इन्होंने कौन से कश्मीर आपके वो भी नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा वो आपको याद रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये बुक आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, आपसे पूछा है मुंस्कवंश काव्य में लिखा है, यानी मुंस्कवंश काव्य जो है वो कब लिखी गई थी, कौन से टाइम पर? 10th सेंचुरी 10वीं शताब्दी में, 11th सेंचुरी 11 शताब्दी में, 12th सेंचुरी 12 शताब्दी में, या 9th सेंचुरी 9वीं शताब्दी में? तो जल्दी से बताओ। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि ये बुक कब लिखी गई, किसने लिखी, तो आपके टाइम पीरियड भी बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि मुसक वंश काव्य जो है ये कब लिखा गया, तो वो लिखा गया था आपके 11वीं शताब्दी में, 11th सेंचुरी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, इनसे रिलेटेड भी बातें आप देख लो। अब बात करते हैं कि ये काव्य लिखा किसने, कब लिखा, किस लैंग्वेज में लिखा, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे आपके, तो इसके राइटर है अथुलन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। मैक्सिमम स्टूडेंट को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा। आज की वीडियो में आप जो भी बुक्स एंड ऑथर नए देख रहे हो, नई चीज़ें सीख रहे हो, सबको अच्छे तरीके से नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो अथुलन इसके क्या है, इस काव्य के लेखक हैं। ये काव्य आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कब लिखा गया, अभी मैंने आपको बताया 11वीं शताब्दी में लिखा गया। यह है मुंशिका राजवंश के पौराणिक इतिहास का वर्णन करते हैं, जिसने भारत के वर्तमान केरल राज्य के उत्तरी भाग पर शासन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने मुशिका डायनेस्टी के बारे में यहाँ पर इस बुक में बताया है। क्लियर हो गया? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अतुलन
जो है आपके, इन्होंने नॉर्दर्न पार्ट में रूल किया था, जो कि आपके केरल स्टेट ऑफ इंडिया। ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने रूल कहाँ किया था, तो भारत के केरल स्टेट में इन्होंने यहाँ पर शासन किया था, रूल किया था। बाकी आपको इसकी लैंग्वेज, इसके लेखक और इसका टाइम पीरियड, और इन्होंने इस बुक के अंदर, इस काव्य के अंदर किस चीज़ के बारे में बताया है, ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए। जो मैंने आप सभी को यहाँ बता दिया, तो आपको इसको पढ़ने के लिए और कुछ कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। सब कुछ आपको इस क्वेश्चंस का यहीं इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम क्वेश्चंस के साथ साथ उसको समझ भी रहे हैं, क्योंकि मेरी कोशिश है सिर्फ एक ही क्वेश्चन ना करें, उसी एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उस सबको कवर करते हुए चलें। बाकी वीडियो के एंड तक बने रहो। इसके बाद आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस में कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए वहाँ पे ग्रुप है हिस्ट्री एडू पॉइंट, भी आप सर्च करेंगे तो भी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछना हो, जो भी डाउट हो, वो सब कुछ आप वहाँ मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी चाहिए तो सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी। सारी अपडेट कि एग्ज़ाम कब है, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। चैनल पे वीडियो जब भी आएगी लिंक वहाँ शेयर होगा। इम्पॉर्टेंट क्विज भी हम करेंगे और करते भी हैं बीच बीच में, और हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या जो भी चीज़ें होती है सब कुछ मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। तो इसीलिए जो भी मेरी वीडियो पे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। और कुछ भी डाउट हो आप सभी मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो, अदरवाइज़ कमेंट करके तो आप सब पूछ ही सकते हो जिसके पास टेलीग्राम चैनल नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा और पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रोमिला थापड़ की कृति नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ रोमिला थापड़। तो आप सभी को बताना है इनमें से रोमिला थापड़ ने किस पे काम नहीं किया था। पास्ट एंड प्रोडिजाइज, लीनेज टू स्टेट, नोइंग इंडिया या इंडियन न्यूमेस्टिक्स। तो अतीत और पूर्वाग्रह, राज्य के लिए वंश, भारत को जानना या भारतीय मुद्र शास्त्र। तो रोमिला थापड़ ने इसमें से किस पे काम नहीं किया था वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले आप सभी को रहता है कि आपको इसको कहाँ से पढ़ना है। हिस्टोरियोग्राफी आपको चाहे यूजीसी नेट के लिए पढ़ना हो या आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए करना, तो आप लोगों को मैं बुक बता देती हूँ। इग्नू की बुक आपको मास्टर की MHI 03, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, बहुत ही सफिशिएंट है। आप चाहे यूजीसी नेट दो, आगे जाके PhD दो, आगे जाके आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम या हिस्टोग्राफी आपके जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसके लिए ये बुक आप पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है, इस एक ही बुक से आप सब कुछ सीख जाओगे और ये क्वेश्चंस भी आपके वहीं से बनते भी हैं। ठीक है, आपने अगर उसको पढ़ लिया बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे से हिस्टोरियोग्राफी का, इस बुक का नाम ही MHI 03 का बुक का नाम ही हिस्टोरियोग्राफी है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है। अगर आप लोगों को ये बुक चाहिए, नहीं तो आप लोग इसकी PDF भी मिल जाएगी। गूगल पे आप सर्च करोगे तो ज्ञानकोश से आपको ये बुक भी मिल जाएगी। आप लोग उसको पढ़ो, टाइम आपको लगेगा लेकिन आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको यहाँ से पढ़ लेना। तो हिस्टोरियोग्राफी का आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा और फिर कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको ईजिली से कर पाओगे। आप सभी में से बुक्स भी पूछते हो तो वो मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर ही बता दिया। इसके लिए आप पढ़ो, डेली एक एक चैप्टर आप करो, बहुत सारे यूनिट्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। कार्ल मार्क्स, रोमिला थापड़, RS शर्मा, RC मंजूमदार, सारे इतिहासकार के बारे में आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और अगर हम बात करेंगे कि रोमिला थापड़ ने इसमें से किस पे कौन सी इनकी कृति नहीं है, तो वह आपका अतीत और पूर्वाग्रह यानी पास्ट एंड प्रेजुडिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A है। लीनेज टू स्टेट, नोइंग इंडिया, इंडियन न्यूमेस्टिक, ये सभी पे इन्होंने काम करा हुआ है। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी जानते हैं ये सारी थ्योरी रोमिला थापड़ की दी हुई है।
ठीक है, क्योंकि ये आपके मास्टर्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप लोगों ने इसको फिर पढ़ा ही है, तो उन बच्चों को ये चीज़ें पता होंगी। अदरवाइज इनको नहीं पता तो आप उस बुक को जाकर ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ सकें। नेक्स्ट में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझा सकती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया फ्रॉम लीनेज टू स्टेट जो है, ये बुक रोमिला थापड़ ने लिखी थी। वंश से राज्य के काम में उसने पाया कि राज्य और वंश आधारित प्रणालियों या विरासत में मिली समुदायों के बीच विरोध कार्य के स्तर पर एक विरोध है। तो ये लीनेज टू स्टेट पर इन्होंने काम करा है। इनका मानना था, रोमिला थापड़, अगर आप देखोगे तो आप सभी को पता है आपके इंडियन हिस्ट्री में वर्ना सिस्टम आपको देखने को मिलता है, तो स्टेट में लीनेज सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट वो आपके शास्त्रीय है, शास्त्रीय सबसे ऊपर रहता है टॉप पर, और यहाँ पर कास्ट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने लीनेज टू स्टेट में बात रोमिला थापड़ ने बताई हुई है कि यहाँ पर सबसे ऊपर जो है वो क्षत्रिय है, टॉप पर है जो सारी चीज़ें फ्रीडम हर चीज़ इंजॉय करता है, पीजेंट सबसे लो है, तो यहाँ पे कास्टिज्म आपको देखने को मिलता है। ये चीज़ उन्होंने अपनी इस कृति, इस थ्योरी में इन्होंने बताया था रोमिला थापड़ ने। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया कि प्राइड एंड प्रेजुडाइज ये बुक रोमिला थापड़ ने नहीं लिखी। तो मैं आपको बता दूँ 1797 के बीच जब एक युवा जैन ऑक्सन ने प्राइड एंड प्रेजुडाइज बनने पर काम शुरू किया था, तो ये बात आती है कि अगर ये रोमिला थापड़ ने नहीं लिखा तो किसने लिखा था? जैन ऑस्टेन ने। नोट डाउन कर लो कि अगर आपके एग्जाम में आ जाए प्राइड एंड प्रेजुडाइज जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो था आपका जैन ऑस्टेन ने। इस पे काम करना शुरू किया था 1813 में, ठीक है। 1813 में इन्होंने काम करना शुरू किया था, और ये एक क्या है आपका नॉवल है, उपन्यास है जो इन्होंने पब्लिश किया था, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्राइड एंड प्रेजुडाइज जो ये काम है, बुक है, ये क्या है? तो ये आपकी एक नॉवल है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो तब आपका राइट आंसर क्या होगा? नॉवल है। और जब इन्होंने ये बुक लिखी थी उस समय फ्रांस की क्रांति लड़ी गई थी, आप सभी को पता है। मैरी एंटोनेट को गिलोटिन किया गया था, और यहाँ पे नेपोलियन की सत्ता आई थी। नेपोलियन रोज टू पावर एंड कॉन्कर मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। तो उस समय नेपोलियन आया था, आप सभी को पता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति आप सभी ने पढ़ी होगी, तो आप सभी को पता है उस समय नेपोलियन की पावर यहाँ पर आ चुकी थी, और उसने मैक्सिमम आपका वेस्टर्न यूरोप यानी कि पश्चिम यूरोप को यहाँ पर विजय प्राप्त कर ली थी, उसको कॉन्कर कर लिया था, जिस दौरान जैन ऑस्टन ने ये बुक लिखी थी। क्लियर हो गया? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। फ्रॉम लीनेज टू स्टेट जो रोमिला थापड़ ने सिद्धांत दिया था, इसमें उन्होंने क्या बात कही ये मैं आप सभी को अच्छे से बता चुकी हूँ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, तारीखे फरिश्ता, इसको हिंदी में करेक्ट कर लेना, तारीखे फरिश्ता किस शासक के निर्देश अनुसार लिखा गया था? तारीखे फरिश्ता वॉज रिटन एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ विच रूलर? आपके ऑप्शन है निज़ाम शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, इब्राहिम आदिल शाह। तो आपने क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा सुना होगा। यहाँ पर आपसे तारीखे फरिश्ता किसने लिखा ये नहीं पूछा गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि तारीखे फरिश्ता जो है कि लिखी गई किसके, कौन सा शासक के समय पर, उस समय कौन सा शासक, कौन सा रूलर जो है वहाँ पे रूल कर रहा था जिस दौरान ये किताब लिखी गई है। तो देखो हिस्टोरियोग्राफी का ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स के अलावा, किसके दौरान, किस राजा के समय पर ये किताब लिखी गई थी, ये बात भी आप सभी को पता होनी चाहिए। अगर मैं तारीखे आपके एग्जाम में तारीखे फरिश्ता की बात आ जाए कि ये बुक जो लिखी गई थी आपके किसके निर्देश अनुसार लिखा गया, किसके इंस्ट्रक्शन पर ये बुक लिखी गई थी, तो राइट आंसर आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा, इसके इंस्ट्रक्शन के थ्रू तारीखे फरिश्ता लिखी गई थी। अगर हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तारीखे फरिश्ता अ जर्नल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तारीखे फरिश्ता आपका दक्कन राज्यों के विशेष संदर्भ में भारत का एक सामान्य इतिहास है, ठीक है। किसका? आपके डेक्कन स्टेट का, जो कि आपके किसके समय पर देखने को मिलता है? अकबर के शासनकाल के करीब आता है, और ये लगभग 1612 कब? 1612 में मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, ठीक है। ये बुक
किसके द्वारा लिखी गई थी, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह द्वारा ये बुक लिखी गई थी, जिसे फरिश्ता के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। तो ये बुक आपकी कब 1612 में अकबर के समय पर मोहम्मद कासिम हिंदू शाह के द्वारा लिखा गया, और इसको और क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है फरिश्ता। ठीक है, ये बुक आप देख सकते हो, तारीख़ फरिश्ता कुछ इस तरीके की बुक आपको दिखाई देगी, नज़र आती है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लेना ताकि आपका एग्ज़ाम जब आएगा तो आप इसको रिवीजन कर पाओ। और यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और कितने क्वेश्चंस आप सभी ने करेक्ट किए कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश और मेहनत करती हूँ, तो आपको भी मुझे सपोर्ट करना है। आप सभी का लाइक शेयर आएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि कितना अच्छा स्कोर आप सभी ने यहाँ तक किया हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा है कि किस लेखक ने भगवत गीता का संस्कृत में फारसी से अनुवाद किया था। विच ऑथर ट्रांसलेटेड भगवत गीता फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। तो आपको उस ऑथर का, उस लेखक का नाम बताना है जिसने भगवत गीता को संस्कृत से पर्शियन भाषा में इसको ट्रांसलेट किया था। आपके ऑप्शन है बाणभट्ट ने, अबुल फजल ने, दारा शिकोह ने या फिर व्यास ने। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपको सभी को पता है जो भगवत गीता है वो ओरिजिनली आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसको संस्कृत से फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दारा शिकोह। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को बता दूं कि दारा शिकोह है जिन्होंने भगवत गीता को संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में अनुवाद ट्रांसलेट किया था। और इसमें आपको कितने उपनिषद जो ट्रांसलेट किया था उसमें 52 उपनिषद आपको देखने को मिलेगी। ये भी पूछा सकते जो अनुवाद किया था उसमें कितने उपनिषद थे, तो 52 उपनिषद का अनुवाद भी इसमें किया गया था। दारा शिकोह मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र है, ये बात आप सभी जानते हैं। और जिनको नहीं पता तो ये भी पढ़ लो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दारा शिकोह जो है वो शाहजहां के एल्डेस्ट सन यानी कि बड़े बेटे थे। ठीक है, तो इन्होंने ही भगवत गीता को संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट अनुवाद किया था, जिसमें आपको 52 उपनिषद 52 उपनिषद देखने को मिलते हैं। और ये आपके शाहजहां मुगल एम्पायर के दारा शिकोह उनके बेटे हैं। ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड जो मुझे आपको बतानी थी वो यहाँ पर आप सभी ने देख ली। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है और यहाँ से भी बहुत गलतियाँ आप सभी से हो जाती हैं। आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि आईने अकबरी अकबरनामा के द्वारा लिखी गई है, तो ये कौन से पार्ट में थी। आईने अकबरी जो अकबरनामा का पार्ट है वो कौन से पार्ट पे था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आईने अकबरी अकबरनामा के कौन से भाग का हिस्सा है। फिर हम इसको डिटेल में समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि इसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप सभी इसको कर पाओ। अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि आईने अकबरी अकबरनामा का कौन सा भाग है, तो वो आपका तीसरा यानी कि थर्ड भाग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैक्सिमम स्टूडेंट का करेक्ट आंसर होगा, लेकिन जिनका गलत हुआ है वो आज ही गलत हुआ है। यहाँ पर इसका ये पूछा, लेकिन अगर इसके अलावा आपके बाकी के 2 पार्ट्स भी पूछ लिए जाए तो आइए चलिए बताते हैं कि ये इसके में 2 पार्ट में किस किस बारे में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। यहाँ पर आपको बताना है अबुल फजल जो है ये इतिहासकार है, किसके समय पर था। द कोर्ट ऑफ अबुल फजल किसके दरबार में इतिहासकार था, खिलजी, मुगल, सातवाहन और मौर्य। तो ये अभी हमने देखा कि अबुल फजल जो एक हिस्टोरियन है, ये आपके मुगलों के समय का दरबार है, कोर्ट पोएट था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। पहले ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद इसको समझेंगे, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा दिखाऊंगी। तो अबुल फजल याद रखना ये कोर्ट पोएट था, इतिहासकार था, किसके समय पर, आपके मुगलों के समय पर। और कौन से मुगल के समय पर अगर आए तो राइट आंसर आपका अकबर के समय पर। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन के यहाँ पे।
थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो बुक है आपकी अकबरनामा, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल, अथुला, कलहन या बाणभट्ट। तो अभी हमने स्टार्टिंग में सबसे पहला क्वेश्चन देखा कि अकबरनामा जो बुक है वो किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ से ये कुछ 3 क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आप सभी को करा दिया। अब हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं कि अबुल फजल ने अकबरनामा बुक लिखी थी और ये कौन से पार्ट में है और क्या बताया गया था, और ये कौन से उस समय कौन राजा था वहाँ पे जो रूल कर रहा था, वो अकबर इन्होंने, ठीक है। और मुगल एम्पायर के समय पर आपको ये देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। आइए चलिए इसको डिटेल में अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले चीज़ आप लोग यहाँ देखो कि अबुल फजल जो है ये अकबर के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। इन्होंने 3 वॉल्यूम लिखी थी, ठीक है। इन्होंने अकबर के शासनकाल में 3 खंडों का इतिहास लिखा था, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से इसका नाम क्या था? अकबरनामा, ठीक है। जो इन्होंने बुक लिखी थी अबुल फजल ने, पहला क्वेश्चन यही था कि अबुल फजल ने जो बुक लिखी थी वो कौन सी थी? अकबरनामा थी। अभी मैंने आपको बताया कि 3 खंडों में इन्होंने इसको बताया हुआ है। तो सबसे पहला वॉल्यूम जो है उसमें इन्होंने अकबर के पूर्वजों से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो बताई हैं। अकबर के एंचेस्टर से रिलेटेड जो भी डील है वो फर्स्ट वॉल्यूम में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा खंड यानी सेकंड वॉल्यूम में अगर हम बात करें, अकबर के शासनकाल की घटनाएं उसमें दर्ज हुई हैं, यानी कि अकबर के समय पर जो भी इवेंट्स हुए थे, जो भी घटनाएं हुई थी, वो सारी चीज़ें आपको इसके सेकंड वॉल्यूम में देखने को मिलेगा। थर्ड वॉल्यूम की बात करें तो आईनी अकबरी आपकी ये थर्ड वॉल्यूम है जो मैंने आपको बताया। आईनी अकबरी जो है इसमें क्या होता है, ये अकबर के प्रशासन, गृहस्थी, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है। एग्जाम में ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो कि आईनी अकबरी अकबरनामा की थर्ड वॉल्यूम में ही आता है जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आईने अकबरी जो वो किससे डील करता है? ये डील करता है आपके अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू और उसकी ज्योग्राफी। अकबर के समय पर कैसा प्रशासन था, कैसी गृहस्थी थी, कि कैसी उनकी आर्मी थी, कितनी आर्मी थी, कैसे रेवेन्यूज लिए जाते थे, और उस पूरे एम्पायर का ज्योग्राफी। ये सारी चीज़ें आपको आईने अकबरी की बुक में बताई जाती हैं, वो भी किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये बुक आपको और क्या प्रोवाइड करती है? डिटेल अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। मतलब इस समय ये बताती है कि उस यहाँ पर कौन से ट्रेडिशंस लोग फॉलो करते थे, कौन से कल्चर्स लोग, भारत के जो लोग हैं वो चीज़ें देखते हैं। साथ में अगर हम बताएं, आईने अकबरी ये सबसे रिच स्टैटिकल डिटेल है जिसमें आपको क्रॉप्स, यील्ड, प्राइजेस, वेजेस एंड रेवेन्यू इन सब के बारे में देखने को मिलता है। यानी कि इसके अलावा इसमें फसलों के पैदावार, कीमत, आपकी मजदूरी, आपके राजस्व जैसे चीज़ों के बारे में यहाँ पर विवरण किया गया है, यानी उसको बताया गया है। तो आईने अकबरी में मैं आप सभी को बता दूँ, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये इस पूरे पेज पे आपको, इस पूरे स्लाइड पे जो ये दिख रहा है इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका स्क्रीनशॉट आप सभी को दे दूंगी, इसको लिख लो। स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आएगा तो भी यहीं से आएगा, ठीक है। गलतियां आप सभी कर सकते हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका जो पहला वॉल्यूम याद रखना अकबर के एंचेस्टर से है, तो ये सेकंड में डाल देगा, फर्स्ट में कुछ और कर देगा। तो अगर आपको ये चीज़ें याद होंगी तो ही आप उसको कर पाओगे, अदरवाइज स्टेटमेंट में आप सब इस यहाँ पे फंस सकते हो। बेशक आप लोगों ने इसको कितने अच्छे से पढ़ा होगा, तो अगर स्मार्टली काम करोगे तो 1 वर्ड के बेस पे अगर आप करोगे तब तो आप कर लोगे। लेकिन आपको अपनी तैयारियाँ इस तरीके से करनी है कि अगर ये चीज़, ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए तब आप कैसे करोगे। क्लियर हो गया? तो चलो ये तीनों क्वेश्चन अब आप सभी को क्लियर हो गया। एक बार मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ वापस ले चलती हूँ। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अब हम समझ गए, अबुल फजल के द्वारा। किसके समय पर? आपके अकबर के समय पर इसने ये बुक लिखी थी, ये कर लिया। सेकंड क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा था कि अबुल फजल जो इतिहासकार है वो किसके टाइम पर था? तो वो आपके मुगल्स भी कौन सा? आपके अकबर के टाइम पर। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था आईने अकबरी अकबरनामा का कौन सा पार्ट है? तो हम समझ गए वो है हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है।
बाकी के दोनों पार्टों में क्या था वो सभी मैंने आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझा दिया है। यहाँ पे थर्ड पूछा है, फर्स्ट और सेकंड भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको सिर्फ एक ही नहीं, पूरी तैयारियां करके जानी है, उसके बाद कोई भी आपके क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकता। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम लोगों ने जियाउद्दीन बर्नी के बारे में करा। यहाँ पे आपसे पूछा गया जियाउद्दीन बर्नी ने सल्तनत के सलाहकार के रूप में कार्य किया था। तो जियाउद्दीन बर्नी ने एज एडवाइज़र किस सुल्तान के यहाँ पर काम किया है, ये आपसे पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जियाउद्दीन बर्नी एज अ एडवाइज़र उन्होंने किस सुल्तान के यहाँ पे काम किया था, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक दोनों ही है। तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन आपके क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम में कोई सिंगल देगा नहीं, तो आपके पूछ लिया जाएगा A B C D ऐसे करके। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि फिरोज शाह तुगलक के समय पर ही जियाउद्दीन बर्नी ने आपकी एक बुक भी लिखी थी, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो जियाउद्दीन बर्नी ने, जिनका टाइम पीरियड 1285 to 1358 का टाइम था, ये एक मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर थे। और ये आज के टाइम पर याद रखो, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक इन दोनों के ये क्या थे, इन दोनों के समय पर इन्होंने काम किया हुआ है। और तारीख फिरोज शाही, अभी हमने देखा कि फिरोज शाह तुगलक के दौरान इन्होंने ये बुक लिखी थी, जो अभी हमने पढ़ा। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इनसे रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन में दोनों ऑप्शंस थे, इन्होंने काम आपके मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक दोनों के शासन काल में किया था। अगर मैं इनसे रिलेटेड बात देखूं तो इन्हें तारीख फिरोज शाही आपको पता है भी कहा जाता है, इन्होंने क्योंकि इसकी रचना की थी, जो मध्ययुगीन भारत पर एक काम है, जिसके गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल से लेकर के पहले 6 वर्ष के शासनकाल की अवधि शामिल है। इस बुक के अंदर इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर के बाकी के जो 6 साल के जितने भी रूलर्स यहाँ पे रहे, वो सारी चीज़ें आपको इस बुक में देखने को मिलेगी। और इससे रिलेटेड मैंने आप सबको ऑलरेडी क्वेश्चन कराया भी हुआ है कि किसने गयासुद्दीन बलबन से लेकर के आपके मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक के रूलर तक यहाँ पर किसने सारी चीज़ें देखी है, किसने सारी चीज़ें बताई हैं, तो वो आपके यही व्यक्ति थे। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक आगे में हमने पढ़ा कि फतेह जहांगीरी, जिसके भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम समुदाय के बीच एक पदानुक्रम को बढ़ावा दिया गया था। भले ही इतिहासकार एम एथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको चीज़ें जो भी याद रखनी है कि एम एथर अली ने कुछ बात बोली थी। वो कहते हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ये नस्लीय आधार पर या हिंदू जाति व्यवस्था की तरह नहीं है, बल्कि एक मॉडल के रूप में ले रहा है। और आपके संसाधी ईरान, जिसने जन्म के माध्यम से अभिजात वर्ग के विचार को बढ़ावा दिया था और जिसे फारसियों द्वारा उस समय तक विकसित इस्लामी विचारों के मुख्य जोर के अनुसार पूरी तरीके से होने का दावा किया है, जिसने उनके निकट समकालीन इब्न खलदून के कार्यों में शामिल किया था। तो इब्न खलदून के कोई इनके कॉन्टेम्प्रेरी थे। और ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके एंट्रेंस की ही हम बात कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एम एथर अली ने ये बात बोली थी, इट्स नॉट अ रेशियलिस्ट बेसिस और इवन लाइक द हिंदू कास्ट सिस्टम, but taking as model Sanskrit Iran, which promoted an idea of aristocracy through birth and which was claimed by Persian to be fully in accordance with the main thrust of Islamic thought। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लो, आगे यूजीसी नेट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा बोला गया है। Only a poet can bring the past with the eye of this mind by divine institution। आपको बताना है दैवीय संस्था द्वारा इस मन की आँख से अतीत को केवल एक ही कवि ला सकता है। तो ये कथन, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया था, बाणभट्ट के द्वारा, आपके जयंगा के द्वारा, आपके कलहन के द्वारा या फिर अतुला के द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये कथन, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया था। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना कि ओनली अ पोएट कैन ब्रिंग द पास्ट विद द आई ऑफ दिस माइंड बाय डिवाइन इंस्टीट्यूशन। तो ये
कथन ये स्टेटमेंट आपके कलहन के द्वारा बोला गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कलहन ने ये स्टेटमेंट बोला था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है और ये तो बहुत ही इजी है और हम ऑलरेडी ऊपर एक क्वेश्चन कर चुके हैं। राजतरंगिणी आपका एक क्रॉनिकल है कौन से राजा का? कश्मीर, केरल, दिल्ली या कर्नाटक? तो आपको पता है ये आपके कश्मीर के राजा कलहन। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ पे जो दिख रहा है इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। कमेंट करके बताओगे कि मैंने आपको अभी एक केरल के स्टेट के बारे में भी बताया था कि इसके द्वारा कौन सी, इनके लिए कौन सी बुक लिखी थी और किसने लिखी थी, ऊपर ही पढ़ाया है। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके बताने वाले हो। जिन्होंने वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो ही मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके दे पाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, डैश इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ केरल। तो लो, आपसे जो क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ वही नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है कि किसको केरल का प्रथम ऐतिहासिक कालक्रम माना जाता है? राजतरंगिणी, हर्षचरित्र, पृथ्वीराज, विजय या मुस्कवंश काव्य? तो अभी हमने पढ़ा राजतरंगिणी, हमने पढ़ा जो कि आपका कश्मीर से रिलेटेड है, और अभी मैंने ऊपर भी एक क्वेश्चन आपको करा दिया। और अभी मैंने आप सभी से ये क्वेश्चन पूछा है कि केरल का क्रॉनिकल आपको देखने को मिलती है, जिसके बारे में अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था। तो अब आपकी रिवीजन होने वाली, तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि केरल के बारे में सबसे पहली जो बुक लिखी गई थी वो किस में बताई गई है। और ये हम ऊपर में आपको डिटेल में करा भी चुकी हूँ। तो अब आशा करती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे सही देने वाले हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बताया वो बिल्कुल करेक्ट बताया कि मुस्कवंश काव्य लिखा गया था संस्कृत भाषा में, और ये एक नॉवल है जिसमें आपको केरल स्टेट के बारे में देखने को मिलता है। ये मैं अभी आपको ऊपर पढ़ा चुकी हूँ। जिनको ये चीज़ याद नहीं आ रही, वापस से वीडियो को बैक करके ज़रूर देखना और इसको समझना। और ये देखो, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये मैप में आप देख सकते हो, ये रहा आपका केरल वाला रीजन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे इसी से रिलेटेड पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है। मुस्कवंश काव्य किस क्षेत्र के शासक के राजवंशीय इतिहास से संबंधित था? या मुस्कव्य काव्य डील विद द डायनेमिक हिस्ट्री ऑफ द रूलर ऑफ विच रेन? बहुत इंपॉर्टेंट, केरल, संस्कृत लैंग्वेज, ये सब कुछ हमने कर लिया। अब आपको बताना है कि ये जो काव्य है, ये जो नॉवल लिखी गई थी, ये किस क्षेत्र के शासक के राजवंशीय इतिहास से संबंधित था? आपको क्षेत्र आपको बताना है। आपके ऑप्शन है वलुवनाड, आपका तिरुविथमुकर, कोलाथुनाडु या फिर वेनाडु। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसी आपके मुस्कवंश काव्य से ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बनता है, तो इसलिए मैंने इसको भी ऐड करा है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देंगे, अच्छा करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुस्कवंश आपका जो ये काव्य है ये किस क्षेत्र से ये डील करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कोलाथुनाडु। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंस्टाग्राम हैंडल आप सब नीचे देख सकते हैं, हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च करो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज वीडियो में कितना स्कोर किया है अभी तक हमने, मे बी ये 20 to 22 कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो आप लोगों का कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी के इससे ज़्यादा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। तो अगर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स आते हो, या फिर जिस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस के बाद जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको डिटेल में समझाया है। अगर आप इस तरीके से चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। अदरवाइज आप चाहते हो कि बस मैं क्वेश्चंस के आंसर बताऊँ और एक वीडियो में, आज की वीडियो में 20 ही क्वेश्चन हो पाए, बिकॉज मुझे एक्सप्लेनेशन भी बताना था ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। सिर्फ क्वेश्चंस करके आगे बढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि वीडियो आज की जैसी थी इस तरीके से आगे बनाई जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वरना अगर आप चाहते हो कि मैं एक ही वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 लेकर आऊँगी इसमें 40 क्वेश्चंस लेकर के आऊँ,
या फिर इसी तरीके से जो आज की वीडियो मैंने बनाई है क्वेश्चंस कराऊं, फिर सॉल्यूशन बताऊं, एक्सप्लेन करूं, जैसा आपको जो सही लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो इतनी ही है, वीडियो बहुत लंबी जा रही है, बाकी का सेकंड पार्ट में कवर अप करेंगे। उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो। रात के 9:30 बजे चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगी। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल चुकी है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करो। इंस्टाग्राम हैंडल हिस्ट्री एडू पॉइंट है। जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पर नहीं है वो इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी आज की कैसी लगी आज की, और आज मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन भी नहीं दिया, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के क्वेश्चन लेकर आने वाले स्टोरियोग्राफी से। और बाकी आपको जो भी डाउट या क्वेरी आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।